2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा मिशन मोड में कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज भी अस्थायी तौर पर स्थगित। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट किया जारी। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने फाइनल में किया प्रवेश। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। और 4 महीने बाद मैदान पर उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी लगातार रैली कर रहे हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और कर्नाटक के हम्पी में कल से G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। G20 One Earth, One Family, One Future। तो हम्पी G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। आइए देखते हैं हम्पी से ये खास रिपोर्ट। मेरे पीछे ये विशाल और शक्तिशाली पत्थर के इस रथ को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त हम्पी में खड़ी हूँ। हम्पी वो शहर जो 15वीं सदी में कभी विश्व का पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता था, विजयनगर एम्पायर की राजधानी। और आज हम्पी विश्व भर में संस्कृति, कला और भारत की अद्भुत धरोहर का एक चिन्ह और निशान है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये जो पत्थर का रथ है, ये एक चिन्ह है विश्व भर में। हम्पी की पहचान आज भी याद दिलाती है, हम्पी की पहचान को जिंदा रखता है। और इसी हम्पी में हो रहा है तीसरा कल्चरल वर्किंग ग्रुप का G20 सम्मेलन। ये तीसरा सम्मेलन है जहां पर विश्व के G20 की
कई देश, करीब 40 से ज्यादा देश, G20 के देश और G20 के इनवाइटेड देश जो हैं हम्पी पहुंचेंगे और इस विशाल परिसर को देखेंगे और कल्चरल वर्किंग ग्रुप के तहत यहां पर भारत के इतिहास का जो हिस्सा है हम्पी, यहां पर उन्हें साउंड एंड लाइट शो के तहत उन्हें इससे परिचय कराया जाएगा। G20 के तमाम डेलीगेट जो है इन हम्पी के इन रूइंस को देखने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। G20 की शेरपा मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक भी हम्पी में हो रही है और विश्व में जो G20 देश है, इन तमाम देशों के वरिष्ठ मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये जो एजेंडा रहेगा इस बैठकों के दौरान, ये साफ होगा कि किस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो लेकर चल रहा है और भारत अपना विशाल और प्राचीन इतिहास को आज भी जिंदा रखा है, वो याद ताजा दिला रहा है। तो आने वाला पूरे 5 या 6 दिनों में हम्पी के इस क्षेत्र में हम्पी का ये जो खंडर है ये जाग उठेगा और ये खंडर इतिहास बयान करेगा। कैमरामैन वासुकी और उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, हम्पी। और गुजरात के केवड़िया में कल से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्योन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, GVC के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के वैश्विक होने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के एक साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाली G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टा डोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की है। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लिए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई एक हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं दिल्ली में शनिवार को हुई जबरदस्त बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 9 घंटे में दिल्ली में 126.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे दिल्ली में एक दिन में इतनी अधिक बारिश का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो जाने से कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही इस बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा गिरने और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिबांग नदी, दिखौ और ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 पहुंची है, जिसमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण कई जगह पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ना जैसे हालात बन गए हैं, जिस पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस नजर बनाए हुए है। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। राज्य के सोलन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई है। मूसलाधार वर्षा से प्रदेश भर में 133 सड़कें बंद हैं। हवाई उड़ानें और ट्रेनें भी बाधित हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। भारी बारिश के बीच कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, तो सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर में ताजा हिमपात के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आती है।
जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा और इससे देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया है। हाईवे पर हजारों की संख्या में वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधमपुर में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण श्री अमरनाथ यात्रा आज भी अस्थायी तौर पर स्थगित है। श्रद्धालुओं को आधार शिविर, बालटाल और पहलगाम से आगे नहीं जाने दिया गया। यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मौसम में थोड़ा भी सुधार होते ही फंसे हुए यात्रियों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम ठीक होने के बाद ही श्री अमरनाथ यात्रा बहाल की जाएगी और इस बीच विभिन्न आधार कैंपों में यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन के साथ साथ विभिन्न कैंपस में देश भर से आए डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही स्वयंसेवी डॉक्टर्स से चंदनवाड़ी बेस कैंप में बात की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। चंदनबाड़ी में मौजूद इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 18 डॉक्टर्स हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनसे हम उनके अनुभव यहाँ पर जान लेते हैं और किस तरह की चुनौती के लिए वो तैयार भी हैं, ये भी उनसे जानेंगे। सर, आपको पूरे देश के से यहाँ से अलग अलग स्टेट से सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आते हैं और वो सेवा भाव के हिसाब से आते हैं, वॉलंटरीली अधिकतर आते हैं। हम यहाँ परसों आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स अभी तो जो मिल रहे हैं वो मोस्टली तो सांस फूलने की प्रॉब्लम से ही है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी हैं, थैंक्स टू सर। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड सारी मेडिसिन हैं। तो वी आर होपफुल कि हम पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकेंगे। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, आई हैव सीन दैट एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरी पेशेंट दैट हैज कम आवर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स एंड क्रिटिकल केयर। इट हैज बीन ऑल वेल इक्विप्ड विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव हियर। आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा भी है ये यहाँ पर, क्या लगता है? नहीं, अपने आप में ये बड़ी सेवा है। इट नीड्स नॉट टू बी, मतलब बोलना नहीं है कि कितनी बड़ी सेवा है। इट इज इटसेल्फ इन अ बिग डील। मतलब यात्रा जो है, इनको सर्व करना, क्रिटिकल केयर, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एवरीथिंग, ये बहुत बड़ी सेवा है अपने आप में। मैं यहाँ मोस्टली अपनी इच्छा से आया हूँ और सेवा भाव से आया हूँ। डॉक्टरी तो हम वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ करने में हमें एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। मोस्टली यहाँ पेशेंट जाने के लिए आता है और हमारा मेन मकसद रहता है कि उसको स्टेबल करने के बाद हम भेजें। कोई भी मरीज यहाँ से निकलने के बाद परेशान ना हो। और हमारा एक मेन मोटिव रहता है कि अगर कोई व्यक्ति रियल में उसको दिक्कत है तो उसको हम सलाह देते हैं कि आप 1 दिन 2 दिन यहाँ रुको, उसके बाद आप सेटल हो जाओगे, उसके बाद हम आपको भेजेंगे। किसी को फोर्सफुली हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं आप नहीं जा सकते, हम उनको स्टेबल करके भेजते हैं उनके सेवा भाव के लिए। मैं भी विलिंगनेस से आई हूँ एंड देयर मेनी पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस कि हमें ये प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है। तो वी हेल्प देम, वी सपोर्ट देम, उनको कंफर्ट करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं और फिर उनको आगे भेज देते हैं। सो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ एंड वी आर वेटिंग कि इट होपफुली विल गो गुड। यहाँ पर हम जो भी टीम आई है, पिछले साल भी थी, बहुत कोऑपरेटिव है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ काम करना, या टीम एज अ टीम, होल टीम, चाहे वो मिलिट्री के हो, चाहे आईटीबीपी, चाहे किसी भी यूनिट के हो, हम मिलकर यहाँ पर काम करते हैं और यात्रियों की सेवा के लिए काम करते हैं हम यहाँ पर। तो ये डॉक्टर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, इनका कहना है कि ये अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं अमरनाथ यात्रा में, यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए और मानव मात्र की सेवा के लिए, जो अपने आप में इस यात्रा को सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, चंदनवाड़ी। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन और आरती मंत्रमुग्ध करती है। देखिए पवित्र गुफा से बाबा अमरनाथ की दिव्य आरती। भोले भोलेनाथ महादेवा हरे दांगे धारा हरि ओम हरे 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 महादेव
शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन भृगवान। और अगली खबर का रुख करते हैं। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल उज्बेकिस्तान के दौरे पर है। उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के निमंत्रण पर भारत का ये दल आज होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का निरीक्षण करेगा। मौजूदा राष्ट्रपति सहित 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये चुनाव उज्बेकिस्तान में इस साल अप्रैल में हुए जनमत संग्रह के बाद अपनाए गए नए संविधान के ढांचे के तहत हो रहा है। इस चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी नजर है। उज्बेकिस्तान कानूनों के तहत राष्ट्रपति को एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रों से 7 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनावों के तहत एक त्रिस्तरीय संरचना होती है जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग, 14 जिला चुनाव आयोग और 10,760 परिक्षेत्र चुनाव आयोग शामिल हैं। उज्बेकिस्तान में लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 3,000 मतदाता आते हैं। चुनाव में मतदान करने के लिए 2 करोड़ 20 लाख से अधिक पात्र मतदाता पंजीकृत हैं। विदेशों में रहने वाले उज्बेकिस्तान के नागरिकों के विदेश में 55 मतदान केंद्र खोले गए हैं। और दक्षिण बंगाल बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव पर कहा है कि कल बीएसएफ, सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स की तैनाती की गई थी। जहां भी तैनाती हुई वहां सुचारू रूप से मतदान हुआ। कल सुबह 11 बजे 59,000 जवान उपलब्ध थे। 61,636 पोलिंग बूथ में से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। ये डेटा हमें मीडिया के माध्यम से मिला है। जो संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इन पोलिंग बूथों पर राज्य के प्रशासन द्वारा बताए जाने पर हमारी फोर्स की तैनाती की गई थी। हमारे पास पोलिंग बूथ की लिस्ट अभी तक नहीं है। हमने राज्य चुनाव आयोग को इसे लेकर पत्र भी लिखा है। पत्र का जवाब हमें मिला जिसमें सिर्फ 61,636 पोलिंग बूथ होने की जानकारी दी गई, जबकि संवेदनशील बूथ की जानकारी नहीं दी गई। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहाँ पर ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। 1-2 जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा नए न्याय विधेयक को आगे बढ़ाने पर इजराइल में विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। इजराइल के व्यापारिक केंद्र तेल अवीव में शनिवार को न्याय प्रणाली में सुधार के खिलाफ हफ्तों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन देखा गया। देश भर में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ लोग तेल अवीव के मुख्य राजमार्ग अयालोन की ओर चले। इस दौरान इजरायली पुलिस ने उन्हें रोका और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। और सूडान के ओमुडरमैन में हुए हवाई हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे अब तक का सबसे घातक हवाई हमला करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक हवाई हमला राजधानी खार्तूम के पड़ोसी शहर ओमुडरमैन के एक आवासीय क्षेत्र में हुआ। इस हमले में अज्ञात संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये हवाई हमला राजधानी के शहरी इलाकों और सूडान के अन्य इलाकों पर सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सप्ताह भर चले संघर्ष में अब तक के सबसे खूनी हमलों में से एक है। आरएसएफ ने ओमुडरमैन के एक आवासीय क्षेत्र पर हुए हवाई हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है।
दक्षिण कोरिया में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख राफेल ग्रॉसी की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान फुकुशिमा में उपचारित रेडियोधर्मी पानी छोड़े जाने का विरोध हुआ। राफेल ग्रॉसी सुनामी प्रभावित फुकुशिमा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी छोड़ने की जापान की योजना पर आशंकाओं को शांत करने के लिए देश के पर थे और इस योजना का विरोध करने के लिए सैकड़ों लोग मध्य सियोल में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने व्हेल के आकार के गुब्बारे पकड़ रखे थे और नारे लगाते हुए कि वे समुद्र में कचरा फेंकने के विरोध में हैं। आज राफेल ग्रॉसी की कोरिया की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों से मिलने की उम्मीद है, जो जापानी योजना की आलोचना करती रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की से रिहा किए गए अज़ोस्टल कमांडरों का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने शनिवार को मारिउपोल में यूक्रेन के गैरसन के 5 पूर्व कमांडरों को तुर्की से स्वदेश लेकर आए, जिसे रूस ने पिछले साल हुए कैदी विनिमय समझौते का उल्लंघन बताया है। ज़ेलेंस्की ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कमांडरों को अब घर लौटने की अनुमति क्यों दी जा रही है। सैनिकों के घर स्वागत के लिए बाद में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां पर ज़ेलेंस्की ने एक संबोधन दिया और कमांडरों की प्रशंसा की। और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने बीजिंग में बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था और जलवायु संकट पर अमेरिका और चीन को मिलकर काम करने का आग्रह किया है। येलन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौतियों की सूची में सबसे ऊपर है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को इस अस्तित्व संबंधी खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। येलन की चीन दौरा दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध सुधारने के अमेरिका का बड़ा प्रयास है। इससे पहले बीते महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर जोर दिया था। येलन ने चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग से कहा कि सामान्य हित के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और बातचीत के माध्यम से असहमति को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं खेलों की। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने जापान के खिलाड़ी को 21-17, 21-14 से हराया। वहीं भारतीय स्टार पीवी सिंधु को कनाडा ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम 4 में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से था, जिसको सिंधु पार नहीं कर सकी। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को 21-14, 21-15 से हरा दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।